Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट ऑन द टॉपिक मेंटेनेंस। और इस लीगल अपडेट के बाद हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि रिपीटेडली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंटेनेंस को लेकर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट पे आने से पहले एक बार इस केस के बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं और कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट्स थी उन्होंने क्या डिसीजन दिया उनको जान लेते हैं और फिर फाइनली हम आएंगे कि कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या डिसीजन था और उसके रीजंस क्या थे। सो एज यू कैन सी द साइटेशन ऑफ द केस मोहम्मद अशफाकुल्ला वर्सेस मोहम्मद जुनैद एंड अनदर्स 2026 कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट। तो देखिए यहाँ पर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और इनके बीच में जो है वो डाइवोर्स हो जाता है। जो वाइफ है वो एज अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर है जिनकी एक महीने की तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपए महीना है और वो अपने बच्चों के साथ जो है 2 माइनर सन्स के साथ रहती है। अब ये मदर ही है जो पिटीशन फाइल करती है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में, अब जो कि आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 हो चुका है। ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर सन और वो मेंटेनेंस मांगती हैं 5,000 पर मंथ ईच। तो दोनों बच्चों के लिए 5-5 हजार रुपए महीना जो है वो मेंटेनेंस मांगती है फ्रॉम द फादर। अब यहां पे फादर जो है वो क्या डिफेंस देते हैं? फादर डिफेंस देते हैं कि पहली चीज तो ये कि जो मदर है वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और उनके पास सफिशिएंट इनकम है जिससे कि वो बच्चों को मेंटेन कर सकती है, तो मुझे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि उनकी तो खुद की जो तनख्वाह है वो हर महीने की 7,000 पर मंथ है जिसमें कि उनका ही मुश्किल से गुजारा हो पाता है। और यहाँ पर एक और डिफेंस में पॉइंट रखते हैं फादर और वो ये रखते हैं कि यहाँ पे ना मेलाफाइड इंटेंशंस हैं मदर की। सो बेसिकली उनको मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उनको बदला चाहिए और क्योंकि वो मेलाफाइड इंटेंशंस रखती हैं अगेंस्ट द हस्बैंड, तो इसीलिए ये जो है मेंटेनेंस मांगने के लिए पिटीशन फाइल किया गया है। सो ये था डिफेंस ऑफ द फादर। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट्स ने यहां पर क्या डिसीजन दिया। ट्रायल कोर्ट जिसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्योंकि आपको पता होगा सेक्शन 125 की जो एप्लीकेशन जाती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जाती है, तो उन्होंने अवार्ड किया 2,000 पर मंथ ईच ऑफ द 2 माइनर चिल्ड्रन। तो इन शॉर्ट कि जो फादर हैं उनको हर एक बच्चे को 2,000 रुपए महीना मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 देनी होगी। बाद में ये केस रिवीजनल कोर्ट में भी गया लेकिन वहां पर भी उन्होंने इस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया और फाइनली अब रिवीजनल कोर्ट के ऑर्डर के बाद फादर ने पिटीशन फाइल किया कर्नाटका हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी 482 सीआरपीसी जो कि आपका इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज थे फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट जिसमें उन्होंने अपना क्या डिसीजन सुनाया, विद व्हाट रीजंस। सबसे पहले इश्यूज की तरफ देखते हैं। वेदर अ मुस्लिम फादर इज absolved of his duty to maintain his minor children under section 125 CRPC। तो क्या इन शॉर्ट कि मुस्लिम फादर की कोई ड्यूटी नहीं बनती है अपने माइनर बच्चों को मेंटेन करने की अंडर सेक्शन 125, क्योंकि उनकी मदर जो है वो एम्प्लॉयड है और वो जो है एक सफिशिएंट इनकम अर्न करती है। दैट वाज द फर्स्ट इशू। दूसरा इशू यहां पर जो है अराइज हुआ वो ये हुआ कि जो मेंटेनेंस अमाउंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने दी है 2,000 रुपए पर महीना, क्या वो एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है फॉर द फादर? और तीसरा, क्या मेलाफाइड इंटेंशंस जो हैं या बोनाफाइड, जब हम मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करते हैं तो क्या वहां पे मेलाफाइड और बोनाफाइड ये भी इंटेंशंस भी मैटर करती हैं? सो दीज वर द इश्यूज। आइए अब देखते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। सो डिसमिस्ड द फादर्स पिटीशन, ठीक है जी, और अपहेल्ड कर दिया कि जो
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने जो ऑर्डर दिया था वही जो है चीजें कंटिन्यू होंगी। 2,000 रुपए पर महीना हर एक बच्चे को, इन शॉर्ट इस केस में जो 2 माइनर सन थे उनको जो है वो देना होगा फादर को। द कोर्ट फाउंड नो परवर्सिटी, इलेगलिटी और जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट। यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट में एक और भी इशू इसी केस में उठाया गया था कि जी यहां पर तो जुरिडिक्शन भी नहीं थी, जिस पर कर्नाटका हाईकोर्ट का ये कहना था कि अगर जुरिडिक्शन से रिलेटेड कोई इशू था भी तो वो तो सबऑर्डिनेट के कोर्ट्स में रेज करना चाहिए था, वहां पर तो आपने कुछ ऐसा रेज ही नहीं किया, और यहां पर जो है ये स्टैंड नहीं करेगा। ठीक है जी। अब आते हैं रीजंस। सबसे पहला रीजन, चाहे हम देख लें मुस्लिम लॉ या हम देख लें सेक्शन 125 सीआरपीसी, फादर की ऊपर फादर के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने माइनर बच्चों को जो है वो मेंटेन करे। ठीक है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और लैंडमार्क जजमेंट को का हवाला देते हुए कहा, दैट इज नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम 1997। ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को रेफर करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा दैट अ मुस्लिम फादर्स ड्यूटी टू मेंटेन हिज सन्स लास्ट अंटिल द सन अटेन्स मेजोरिटी। तो जब तक बच्चे जो है वो मेजर नहीं हो जाते हैं, कैपेबल ऑफ अर्निंग नहीं हो जाती है, इन शॉर्ट जब तक वो माइनर रहते हैं, तो फादर को मेंटेन करना ही करना होगा। ठीक है जी, चाहे वो बच्चे जो हैं वो डाइवोर्स्ड सेपरेटेड मदर के पास ही क्यों ना रह रहे हो। मदर्स एम्प्लॉयमेंट इज नो डिफेंस, जस्ट बिकॉज कि भाई मदर की जॉब है और वो अर्न करती है, ये अपने आप में किसी भी तरीके से कोई डिफेंस नहीं होगा कि अब फादर को जो है वो मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। फेलियर टू प्रूव लैक ऑफ मीन्स, यहां पर जो बात की गई थी कि जो फादर हैं वो तो सिर्फ उनकी इनकम जो है 7,000 पर मंथ है, तो इस तरीके के कोई भी एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे कि सैलरी सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट्स और यू कैन से आईटीआर, इस तरह का कोई भी सबूत कोर्ट में नहीं पेश किया गया जिससे कि ये पता लग सके कि एक फाइनेंशियल इनकैपेसिटी है ऑफ द फादर की वो तो पे ही नहीं कर सकते हैं। चलिए जी, सो दैट वाज द टॉपिक। तो इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि इस पूरी कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट से हमारी क्या लर्निंग रही। सबसे पहला, व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस, जो माइनर चाइल्ड है वो मेंटेनेंस ले सकते हैं फादर से, और जब वो फादर से मेंटेनेंस लेंगे तो वहां पे मदर की जो इनकम है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आ जाएगा, विच मींस वहां पे मदर की इनकम पे का जो है डिफेंस जो है वो फादर नहीं ले सकते हैं। जब हम मेंटेनेंस के टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, आइए। सबसे पहला, अंडर सेक्शन 144 क्लॉज 1, एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस की यहां पे बात हो रही है। एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स शैल as far as possible be disposed of within what period from the date of service of notice to the respondent। तो अगर हम बात करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस की तो उस एप्लीकेशन को कितने दिन में जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, 30 days, 90 days, 60 days और 120 days। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 60 days, जो कि सेम है व्हेन इट कम्स टू सीआरपीसी और बीएनएसएस। Which of the following persons is not entitled to claim maintenance under section 144 clause 1? तो देखो, there is a list of persons जो कि under section 144 जो है वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो अब यहां पर वो कौन पर्सन है who is not entitled? तो मतलब 3 ऑप्शंस में एंटाइटलमेंट है और एक ऑप्शन में नहीं है, वो नॉट ही आपसे जो है पूछा गया है। Major son who is physically disabled and unable to maintain himself, a major married daughter who is mentally disabled and unable to maintain herself, an illegitimate minor child whether married or unmarried,
A divorced wife who has not remarried. The correct answer here is B. मेजर मैरिड डॉटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही उनकी मैरिज हो जाएगी, सो नाउ द हस्बैंड इज लायबल फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है जी। Question number 3. What is the maximum limitation period prescribed under Section 144 Clause 3 BNSS for filing an application to issue a warrant for levying the unpaid maintenance amount? तो कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है? 6 months, no limitation period, 3 years, 1 year from the date it became due. So the correct answer here is D, 1 year from the date it become due. What is the maximum monthly ceiling limit? तो क्या जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट है कि मिनिमम इतना मेंटेनेंस तो देना ही होगा या मैक्सिमम इतना मेंटेनेंस तो देना ही होगा? तो याद रखिएगा, देयर इज नो मैक्सिमम, देयर इज नो मिनिमम, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज, द स्टेटस ऑफ द पार्टीज। ठीक है जी, जिससे मेंटेनेंस मांगी जा रही है उनकी क्या इनकम है, उनके क्या क्या सोर्सेज है, एंड सो ऑन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Landmark judgment, 5 judges bench, 125 CRPC, secular provision, which means कि जब हम CRPC 125 की बात करते हैं या अब 144 ऑफ BNSS, तो ये अपने आप में एक सेक्युलर प्रोविजन है, which means कि irrespective of the religion of the person, ये जो है एप्लीकेशन होगा। यहां पे पूछा गया, डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। मुझे लगता है लैंडमार्क जजमेंट है, ये तो आप गलत नहीं करोगे। नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट्स। ठीक है जी, और अगर आपने ये जजमेंट नहीं पढ़ी है तो मेक श्योर कीजिएगा आपको इसके फैक्ट्स, इश्यूज, डिसीजन एंड रीजंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। So that was the legal update for today's session. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से